अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सबके ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ओके जी, गुड। सो सीम लाइक एवरीवन इज डूइंग वंडरफुली गुड। माशाल्लाह, ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। चलें जनाब, फिर हम अपने एजेंडा पे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड एज वेल। सो कल जहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को रोका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम आई से 600 सीरीज में 620 देखा। कि कहीं भी misstatement हो जाए, so you always have the option of bringing in an audit expert, but since this is going to increase the client's audit fee, so this need to be exercised only in case where it is felt necessary, absolute necessity. वरना अगर आप सिंपल टेस्ट से या कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, डेटा अवेलेबल है, तो आप कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट के बगैर ही हो जाए तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ऑडिट के टेस्ट में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। प्रैक्टिकली ऑडिट एक्सपर्ट जो है वो बहुत कम इंगेज किए जाते हैं। ज़्यादातर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ही जो होते हैं वो ही काम कर जाते हैं। तो 600 सीरीज का एक और स्टैंडर्ड देखते हैं, 610। और ये होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद है। तो वहाँ पे अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसमें पैराग्राफ 2। ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा अगर एंटिटी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन में थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं यहीं पे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब ये है कि कंपनी ने इंटरनल ऑडिट इन हाउस डिपार्टमेंट बनाया हुआ हो या आउटसोर्स किया, दोनों चीज़ें इसमें कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात कर रहा है, चाहे वो कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, भले आउटसोर्स किया हुआ है। 610 को इससे एतराज नहीं है। 610 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, those organizations who are having their internal audit function, may it be in the form of in-house internal audit department or may it be in form of outsourced to another firm. So पैराग्राफ 2 हो गया जी। इसके बाद अगेन हमें एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ कर भी रहे हैं तो हमारे ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे ऊपर है। तो अगर हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ऐसे ही नहीं आपने जो है, क्योंकि अगर उसके काम में वो गलती निकली और उसकी वजह से आपका ओपिनियन गलत हो गया तो यू आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओपिनियन। इसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले डिटरमिन करना है कि क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम, और दो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड में, और डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी यूज, इफ सो इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट। एंड हैविंग मेड दैट डिटर्मिनेशन, कीजिएगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम एडिक्वेट है और उसके बाद डायरेक्ट असिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड में ना दो बेसिकली चीज़ें आ रही हैं, आप दो तरह से इंटरनल ऑडिट फंक्शन से हेल्प ले सकते हैं। एक तो है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ऑलरेडी काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है,
और ऑडिटर वो चाहता है और इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किए हुए काम, क्योंकि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बेशुमार काम हो सकते हैं, उसमें एक फंक्शन जो इंटरनल ऑडिट का वो ये भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करते हैं और वो उसके ऊपर जो है वो भी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट नेचर के प्रोसीजर लगाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। इंटरनल ऑडिट जो कि हम नॉर्मली समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। उसमें तो मैनेजमेंट ऑडिट भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं, कंप्लायंस ऑडिट भी होगा, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो उसके बेशुमार कामों में एक काम ये भी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करते हैं। तो हम गए, हमने सबसे पहले ये देखना है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जो काम किया हुआ है, क्या हम उनके किए हुए काम को एज एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई फिक्स एसेट्स की वाउचिंग करनी है कोई, और हमें पता चले ये काम तो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो बजाय इसके कि हम उसको दोबारा डुप्लीकेट करें, हम वो इंटरनल ऑडिट के काम को ही, और उसके रिजल्ट्स हैं कि यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो हम उसके रिजल्ट को, उसके काम को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज और कहें कि ठीक है, हम भी ओपिनियन फॉर्म करें, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है कि हम उनके किए हुए काम को जो वो पास्ट में कर चुके हैं और अब हम एज एक्सटर्नल ऑडिटर आ रहे हैं, तो हम उनके किए हुए काम को ठीक मान के उसको दोबारा रीचेक ना करें। और दूसरा एस्पेक्ट इस स्टैंडर्ड का, जो डायरेक्ट असिस्टेंस की टर्म है, इसका मतलब ये है कि हम वहां जाके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना रहा है कंपनी में, और हम जाके उनसे पूछे, हाँ भाई बच्चों, किसी ने एक्सटर्नल ऑडिट करना है? दो तीन बच्चे, आज सर मैंने एक्सटर्नल ऑडिट करना है, मुझे बड़ा शौक है, मैं तो फॉर्म में जा ही नहीं सका था और मुझे यहाँ जॉब करनी शुरू होगी। तुम कहते ठीक है, अगले 2 महीने के लिए अब आप हमारी एक्सटर्नल ऑडिट टीम का पार्ट है, आपने हमारे साथ मिलके अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिट करना है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, कंसर्न्स हैं कि वो एम्प्लॉई है कंपनी का, तो वो हम देखेंगे। तो पहला काम है, पास्ट में वो कुछ कर चुके हुए हैं और उस पर हम अपनी एश्योरेंस बना रहे हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है डायरेक्ट असिस्टेंस, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, वो हमारे साथ मिल के एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो हमें डायरेक्टली असिस्ट करेंगे आज प्रेजेंट टाइम के अंदर और फ्यूचर में। सो वन इज पास्ट एंड द अदर इज फ्यूचर। और ये डायरेक्ट असिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत न्यू है पाकिस्तान में, तो नॉट टू माई नॉलेज के कोई फॉर्म इसको यूज कर रही है। अपने स्टाफ से ही जो है वो काम किया जाता है। ये ऐसे ही है कि ऐसे आप क्लाइंट के स्टाफ को बोरो कर लें और वो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट टीम का पार्ट बन के काम करें। बहरहाल स्टैंडर्ड में इसकी प्रोविजन मौजूद है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पैराग्राफ 14, इंटरनल ऑडिट फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और फिर ये है डायरेक्ट असिस्टेंस। यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर दीज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल। हम उनको बताएंगे क्या चीज़ चेक करनी है, कितनी करनी है, हम ही उनको डायरेक्शन देंगे, हम ही उनके काम को सुपरवाइज करेंगे और हम ही उनके काम को बाद में रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला, फिर थोड़ा आगे जाके फिर हम डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करें। तो स्टैंडर्ड में दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किए हुए काम को यूज़ करना, दूसरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के कुछ स्टाफ को अपनी ऑडिट टीम का पार्ट बना के उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है। तो सबसे पहले, एज ऑलवेज बीन द केस, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, हम सबसे पहले वैल्यूट करते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटेंट है। अजान हो रही है ईशा की, हम 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, ईशा की अजान के लिए। जी वेलकम बैक। तो सबसे पहले हमने, इससे पहले कि हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के किए हुए काम पे रिलाई करें या ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करें, और आज हम इससे पहले कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किए हुए काम पे रिलाई करें, व्हाई नॉट एवेल्युएट द पीपल, द डिपार्टमेंट, द फंक्शन इटसेल्फ। क्या वो लोग इस काबिल भी हैं
कि उनके किए हुए काम पे, वो काम पे तो बाद में आएंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट ही ना हुए, वो ऑब्जेक्टिव ही ना हुए, कॉम्पिटेंट ही ना हुए, तो फिर अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट ही ना हो तो उसके किए हुए काम को आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो फायदा ही नहीं है टाइम ज़ाया करने का। सबसे पहले एट द आउटसेट लेट्स इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है इस लायक भी है कि उसको, उसके काम को कोई अहमियत भी दी जाए। ऐसे हमने एक निमोनिक बनाया OCS, आर कुरियर सर्विस। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं आपको चेक करने होते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उस फंक्शन, उसकी कॉम्पिटेंस, और क्या उनकी अप्रोच सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन है या नहीं है। वो फाइल्स बनाते हैं, जुबानी काम तो नहीं करते, राइटिंग करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने असेस करनी है, और इन तीनों के लिए यू नीड टू इवैल्यूएट दीस थिंग्स फर्स्ट। A7 ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, बड़े अच्छे पॉइंटर्स दिए हुए A7 में, आप आराम से देख लो। फिर कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए A8 एंड A9 बहुत अच्छे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये पैरा 15 इज इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद पैरा 16 में ये लिखा है कि अगर आपको OCS में कोई चीज़ मिस नज़र आए कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी अप्रोच सिस्टमैटिक डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर सीधी गाइडेंस है एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। स्टैंडर्ड खत्म, हमें कोई फर्दर काम करने की ज़रूरत नहीं है। OCS टिक होने चाहिए, फिर उसके बाद चलो। फिर उसके बाद अगला फैसला, we need to determine the nature and extent of work of internal audit function that can be used. उसके कौन से काम को और कितने एक्सटेंट तक हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। डिटर्मिनिंग द एरियाज एंड द एक्सटेंट टू विच वर्क ऑफ कैन बी यूज, इसके लिए आप मार्क करेंगे A16। वहाँ पे आपको नजर आएगा कि इंटरनल ऑडिट में हम, यानी एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या अपने ऑडिट के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम इंटरनल ऑडिट के काम को बेस बना के आगे कर सकते हैं। मैं ऐसे बस एक हाईलाइट करना चाह रहा हूँ छोटी सी चीज़, तो ये भी हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम सारी जगह उन्होंने कंट्रोल टेस्ट किए हुए हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने सब्सटेंटिव वाउचिंग की हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है करने की, हम उनके सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर रिलाई कर सकते हैं। ट्रेसिंग, ट्रांजेक्शन, कंप्लायंस, सारा कुछ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि A16 का मतलब ये है कि जो मेरे ऑडिट के जितने भी एरियाज हैं सब में इंटरनल ऑडिट फंक्शन की हेल्प के काम की हेल्प ली जा सकती है, एक्सेप्ट रिस्क असेसमेंट। वो जो डिफरेंट, यानी इंटरनल ऑडिटर भी रिस्क असेस करता है, लेकिन उसकी रिस्क असेसमेंट पे मैंने नहीं रिलाई करना, वो रिस्क असेसमेंट मुझे खुद करनी है। बाकी जो वो काम उसने किए उसमें हेल्प करें। रिस्क असेसमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर की खुद होनी चाहिए। सेवनटीन के बाद फिर आप 18, एक्सटर्नल ऑडिट शेल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट। जजमेंट आपने खुद यूज करनी है, इंटरनल ऑडिटर की जजमेंट पे रिलाय नहीं करना। फिर उसके बाद जब आपने ये तसल्ली कर ली, हाँ ठीक है इंटरनल ऑडिटर पे हमने रिलाई करना है, OCS भी पूरा है और किन किन एरियाज में है, अब नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और इस यहाँ पे आप A24 मार्क करेंगे। अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखना है आपने।
फिर 23। अब आपने ये डिटरमिन करना है कि वो जिस एरिया के ऊपर आप उससे हेल्प, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे उन्होंने ऑलरेडी चेकिंग की हुई है। आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे मैं खुद नहीं काम करता बल्कि उनके किए हुए काम को बेस बना के कंक्लूजन फॉर्म कर लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में स्टेटमेंट नहीं है तो मैं भी उनके किए हुए काम और उनके कंक्लूजन को कंकर कर लेता हूँ। लेकिन ये काम करने से पहले अब आपको इंश्योर करना है। देखिए, पहले आप मैक्रो लेवल पे इंश्योर कर रहे थे, पहले आप उनके डिटेल्ड काम को चेक नहीं करे, पहले आप देख रहे थे वो लोग इस काबिल भी हैं, कौन से एरियाज में कर सकते हैं। अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है मैंने उन पर रिलाय करना है, अब मैं आगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर रिलाय करना है, मैंने उनकी सेल्स की वेरिफिकेशन पर रिलाय करना है। तो अब अगला सवाल है, अब आप उनकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से किए हुए काम को कैसे चेक करेंगे, सेल्स के ऊपर जो उन्होंने काम किया उसको कैसे चेक करेंगे। उसके लिए फिर ये क्राइटेरिया, ये पैरा 23 है। आप देखेंगे क्या उन्होंने सेल्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के काम को प्लान किया, परफॉर्म किया, उनका काम सुपरवाइज था, उनके काम को किसी ने रिव्यू किया, उनका काम डॉक्यूमेंटेड भी है या सिर्फ जुबानी है, क्या उन्होंने नॉन करंट एसेट को वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया, क्या उनके जो कंक्लूजन रीच्ड हैं वो ठीक लग रहे हैं आपको कि नहीं लग रहे। इंक्वायरी करें और उनको ऑब्जर्व करें। A28 मिलकर उनके ज़ाहिर है फाइल को रिव्यू करेंगे, उनके एविडेंस को टेस्ट बेस पे हम चेक करेंगे और उनसे सवाल आप पूछेंगे। 24 देख लें। नहीं जनाब, अगला एरिया आ जाता है। अब आते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस की। यहाँ पे भी सबसे पहले वही काम, सबसे पहले चेक करना है वो बच्चे जिनको हम इंटरनल ऑडिटर से एक्सटर्नल ऑडिट में लेके आ रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं है। अभी तो बाद में फैसला करेंगे, उनसे सेल्स में काम करा, पहले उनसे काम कराना सही है भी या नहीं है। तो वही जो वैल्यूएट करना था, OCS था ना क्राइटेरिया, यहाँ सिर्फ O और C की जरूरत है, S की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू असेस देयर कॉम्पिटेंस, ठीक है, एंड देयर ऑब्जेक्टिविटी। O और C की जरूरत है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत नहीं है जो OCS में था। क्यों डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में क्यों जरूरत नहीं है उनकी सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को चेक करने की। इसकी क्या वजह हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉम्पिटेंस है, समझ आ रहा है, व्हाई नॉट सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि ये भी चेक करें, क्या वजह हो सकती है। हाँ वेरी गुड, ये जो उनकी अप्रोच है ना ये हम खुद देंगे, उनको थोड़ी कहना है तुम काम करो, हम बताएंगे ऐसे काम करें, हम उनको डायरेक्ट करेंगे, हम ही सुपरवाइज करेंगे और हम ही रिव्यू करेंगे। तो वी डोंट नीड देयर अप्रोच, अप्रोच तो हम अब सेट करके देंगे, वो तो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे, हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेंगे, हम उनको सुपरवाइज करेंगे और हम ही उनको बाद में रिव्यू भी करेंगे। तो हाँ ये जरूर देखना है उसकी कॉम्पिटेंस। सपोज मैंने उसे डिफर्ड टैक्स की वर्किंग करवानी है, चेक करवानी है, तो मुझे देखना है उसको IS 12 आता भी है कि नहीं आता, ठीक है। तो वो अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो मेरे काम का नहीं, इसलिए यहाँ सिर्फ OCS में से OC की जरूरत है। और आगे फिर उन्होंने यही कहा कि अगर हमें लगे कि उसका O और C जो है वो लैक कर रहा है, लैक है और थ्रेट्स हैं, तो फिर हमने इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं करना। पैरा 29 में है नेचर एंड एक्सटेंट, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उसको हमने कंसिडर करना है, जहाँ जहाँ जजमेंट यूज हो रही है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट असेस रिस्क मिस स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, और इसके साथ A56।
सो ये फैक्टर्स उसने दिए हैं। इन सब का मतलब ये है कि वो ऑडिट एरिया जहां जजमेंट यूज हो रही है, आपके ख्याल में जहां बहुत जजमेंटल इश्यूज हैं वहां डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए या एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद चेक करना चाहिए, जो उन बच्चों से चेक करवाना चाहिए, जहां रिस्क हाई है, जहां मटीरियल अमाउंट है, जहां जजमेंट यूज हो रही है, खुद करना चाहिए। ये पैरा 29 का मतलब है जितनी ज्यादा जिस एरिया में जजमेंट, एस्टिमेट्स, रिस्क ज्यादा होंगे, उतना ही वी विल बी लेस इंक्लाइंड टू यूज इंटरनल ऑडिटर्स एज प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। और पैरा 30 में कुछ प्रोहिबिशन खुद लगा दी कि इन एरियाज में तो बिल्कुल भी डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। कौन से एरियाज हैं जहां पे आप जजमेंट यूज करते हैं? वो एरियाज ऑडिट के जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेक, वो एरियाज जहां इंटरनल ऑडिटर हमारी एक्सटर्नल टीम का पार्ट बनने से पहले जिस एरिया में उसने खुद काम किया हुआ है, उस एरिया में आप उससे दोबारा काम मत करवाएं, क्योंकि फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइट होता है। तो अभी वो जो काम करके हटा है जिस एरिया में, आपके उधर ही उसको जाकर रीचेक करो एज एक्सटर्नल ऑडिटर। चलो फिर उसके बाद ये भी कुछ जो डिसीजन हैं ये भी उससे नहीं करवाने। तो देखें बेसिकली क्या कराना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जूनियर जो काम नहीं करते वो कराना। फाइल बना दो, पंच कर दो, रेफरेंसिंग कर दो, थोड़ी बहुत वाउचरिंग करा लेंगे, कोई अच्छे मजेदार हेड ऑफ अकाउंट नहीं उससे मेरे ख्याल कराना, तो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, मतलब ये है। इसके बाद फिर हमें कहा जा रहा है कि अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो पहले ना आप जो भी उस एंटिटी का ऑथराइज रखे, सीईओ है, सीएफओ है, हेड ऑफ ऑडिट कमेटी है, उससे एक एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक टर्म्स एग्री कर लें कि हमें ये चाहिए होंगे इस डेट के ऊपर, इस तरह तो वो फ्री कर दें और उनसे रिटर्न एग्रीमेंट, वो हाईएस्ट अथॉरिटी से भी और वो इंटरनल ऑडिटर से, कि जनाब आपने ये बातें शेयर नहीं करनी और आप जो हम बताएंगे उस तरह ही आपने काम करना। दैट्स इट। तो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर कुछ डेप्थ नहीं है, जनरल से जेनेरिक की बातें, फैक्टर्स हैं जो हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको टेस्ट किया जाएगा, आप डिसाइड करने लगे हैं, बताएं कैसे एवेल्युएट करें, एवेल्युएट दी सिचुएशन। तो आपने वो फिर एवेल्युएट सिनेरियो ये होगा कि हम एक लिस्टेड कंपनी में गए हैं, वहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन बना हुआ है और हम सोच रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट के काम को यूटिलाइज करें, रिक्वायरमेंट है एवेल्युएट दी अबव सिचुएशन। तो आपने यही सोचना है कि एवेल्युएट करना है तो किन किन फैक्टर्स को हमने चेक करना है और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना है। So this concludes our discussion on 610 as well. अब आते हैं 200 सीरीज में, ये दो हमारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं, 260 एंड 265। इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर इनको देखते हैं। हाँ, आपको मिलेगा एक आधा वो जो पास पेपर की एनालिसिस शीट है ना, उसमें आप 610 के सामने देखिएगा, क्या ही सिंपल सा। वहाँ से आपने एरिया वाइज क्वेश्चन जो हैं आपने प्रैक्टिस करने हैं। हर स्टैंडर्ड के सामने पास पेपर में एनालिसिस हमने दिया कि किस अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन नंबर कितनी अमाउंट का टेस्ट हुआ।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट वाला ग्रिड है उसके अंदर तो वो सारे स्टैंडर्ड्स करके आप करेंगे 700, 701, 705, 6, 720। ये ग्रिड एक ही बात हो रही है। अच्छा, एक ऑडिट में हमें मैक्सिमम 3 पार्टीज को कोई रिपोर्टिंग या कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है। 3 पार्टीज, एक तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स हैं जिनको हमने अंडर 700 आईएसओ 700 जो है वो रिपोर्ट बना के देनी है, ओपिनियन बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो तो मास्टर। फिर हो सकता है हमें थर्ड पार्टीज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी पड़े कंपनी के बारे में, जहाँ पे कोई लॉ ब्रेक हो रहा हो, रेगुलेटरी मैटर्स हों, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि हम रेगुलेटर को भी रिपोर्ट करना पड़े। यूजुअली नहीं होता, बट मे बी। ये मिड मिड में है। ड्यूरिंग ऑडिट हमें मैनेजमेंट और दो चार्ज गवर्नेंस से भी कम्युनिकेट करना है, और इस एरिया को 2 स्टैंडर्ड जो है कवर करते हैं, पार्ट ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब ये कम्युनिकेशन मस्ट है। एक है आईएसओ 260, और एक है आईएसओ 265। नहीं, हमें कोई ऐसे वो लॉ देखें, लॉ डायरेक्ट करेगा। अगर लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे, वरना ऑर्डिनरीली नहीं। अच्छा जी, ये 2 स्टैंडर्ड हैं जो हमें कहते हैं कि आपने ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट के 2 साल गवर्नेंस से कम्युनिकेट करना। कुछ छोटे से यही पॉइंट्स बना देते हैं। ये कम्युनिकेशन करनी है हमने सिर्फ 2 साल गवर्नेंस से, और 265 में हमने कम्युनिकेशन करनी है उसमें 2 साल गवर्नेंस। बल्कि लेट्स पुट इट दिस वे कि 265 की जो कम्युनिकेशन है ना, वो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें इंडिपेंडेंट भी हैं और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स भी हैं, यानी 2 साल का गवर्नेंस भी है और दूसरी मैनेजमेंट भी है, सेल डायरेक्टर भी है, परचेज डायरेक्टर भी है। इस स्टैंडर्ड के अंदर 260 में भी हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स, all the significant matters arising during the audit must be communicated to those charged with governance. तो significant matters communicate करेंगे। 265 में हम देखेंगे, 265 कहता है आपको ड्यूरिंग ऑडिट जो भी significant deficiencies in internal controls नजर आई हैं वो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी है। तो 265 में सिर्फ significant deficiencies in internal controls, और 260 में all the significant matters। और ये जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल है, ये कंट्रोल के डिज़ाइन में भी हो सकता है कोई डेफिशिएंसी हो, वो भी आप बताएंगे। और इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन सही बना हुआ है, बट आपको नज़र आ रहा है कि वो कंप्लाई सही नहीं हो रहा। जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो स्टोर के दरवाजे के ऊपर आपके वहाँ पर नहीं था, तो बगैर बताए 2 घंटे के लिए गायब हो गया। तो इस किस्म की जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो अब है सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है। इधर एक निमोनिक यही बना देता हूँ, फिर अब स्टैंडर्ड में जाते हैं वो देखेंगे। इसका भी एक निमोनिक बनाया है याद रखने के लिए, आसानी के लिए, रिप ऑफ। ये मेन 5 बातें हैं जो सिग्निफिकेंट मैटर है, रिप ऑफ। और फिर इसमें जो एफ है, इसके नीचे फर्दर पॉइंट्स है, क्वालिटी डॉन, डॉमेट्री होता है ना वो स्कूल वगैरह में, कॉलेज में डॉन,
क्यू डाउन, क्वालिटी डाउन, स्क्वायर के साथ आया। तो अब हमने ये 260 और 265 एक छोटी सी डायग्राम को सामने रख के देखना। 260 में आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है आजकल FATF के प्रेशर की वजह से ऑडिटर के ऊपर भी है कि अगर कोई इसको रॉन्ग डूइंग, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई भी बात हो तो कम्युनिकेट करनी है। आइए से 260 पे चलते हैं। और ये पास पेपर में इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन भी आया, अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे उसको आप बताएं, आप इसकी सिनेरियो दी है और आप बताएं कौन कौन सी मैटर आप जो गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो ये जो हमने निमोनिक बनाया है इसी से सिनेरियो में अप्लाई करके हमने पॉइंट्स निकाले। 260 देखिए इसका नाम ही ये है, कम्युनिकेशन विद those charges, not the whole management. These things should not be told to sales director or marketing director, purchase director, but only to independent and non-executive director, जो कि ऑडिट कमेटी का पार्ट होते हैं, जिसको हम दो चार्जेस गवर्नेंस, जो सिर्फ गवर्नेंस करते हैं, तो सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा जी, पैराग्राफ 3 सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन हैं जो कि अदर देन 580 स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी है। पूरी एक लिस्ट थी अपेंडिक्स का, 240 में रिप्रेजेंटेशन लेनी है, 250 में रिप्रेजेंटेशन लेनी है, 560, 580, 510 ओपनिंग बैलेंस है, 710 कंपैरेटिव। इसी तरह कुछ बातें तो यहाँ हम 260 में पढ़ने लगे हैं, कुछ बातें इसी तरह दूसरे स्टैंडर्ड में लिखी हैं कि भाई ये वाली बात आपने दो चार्जर गवर्नेंस से लाजमी कम्युनिकेट करनी है। उसी तरह का यहाँ हमारे पास एक अपेंडिक्स भी है। Specific requirements in ISO SQC1 and other ISO that refer to communication with those charged with government, और पूरी एक जो है वो लिस्ट हमें दी गई कि किन किन स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ, ISO 705 में लिखा हुआ था, 706 में भी, जब भी ऑडिटर ये डिसाइड करे कि उसने रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, यानी ओपिनियन मॉडिफाई करना है या एब्स ऑफ मैटर अदर मैटर, तो नहीं कर सकते जब तक हम दो चार्ज गवर्नेंस को बताएंगे नहीं कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, एंड दिस वुड सर्व एज अ फाइनल वार्निंग टू देम that if they can exercise their influence on their management, so they can remove this modification या qualification, तो हम पहले उनको बताएंगे और फिर मॉडिफाई होगा। तो ये स्पेसिफिक एक लिस्ट मौजूद है अगेन उसी तरह कि कौन कौन से स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है कि वी मस्ट कम्युनिकेट विद दोस चार्जेस गवर्नेंस। ये तो होगी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। पैराग्राफ 9,
Objective statement is communicate clearly with those as a governance to obtain information, to provide them with timely observation, to promote effective two-way communication between auditor and those charged with governance. क्योंकि आपके इल्म में होगा कि ये जो दो सर्विस गवर्नेंस ऑडिट कमेटी होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि टू कीप देयर एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजर एंड टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड देयर एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर का कंपनी में अगर कोई हमदर्द है, अगर कोई है, तो ऑडिट कमेटी हो सकती है, दो सर्विस गवर्नेंस हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी इंडिपेंडेंट हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, उनका भी कंसर्न यही है कि कंपनी के अफेयर्स ट्रांसपेरेंट वे में चले, इंडिपेंडेंट वे में चले, एंड इट इज देयर ड्यूटी टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड टू कोऑपरेट विद एक्सटर्नल ऑडिटर। और यहाँ स्टैंडर्ड में हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो गई कि हमने उनसे कम्युनिकेट करते रहना है ऑडिट में, थ्रू आउट दी ऑडिट। अभी देखते हैं उसकी नेचर क्या होगी, कम्युनिकेशन की फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, और वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट मैटर्स भी अभी आ रहे हैं। लेकिन जनाब सबसे पहले मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, वो कौन कौन से मैटर्स हैं जो 260 कह रहा है, अदर देन दो स्पेसिफिक मैटर जो कि अपेंडिक्स में दिए गए, एल्सवेयर स्टैंडर्ड में लिखे हैं। तो जर्नल का, तो मैंने इसका आपको एक निमोनिक बना के दिया था, रिप ऑफ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से जो ओ वाला पॉइंट है ये हम कर चुके हैं, ये भी हमने जो पैराग्राफ 3 प्लस अपेंडिक्स में, O stands for अदर आईएस। तो वो बातें जो अदर आईएस में लिखी हुई हैं, आईसास के अंदर लिखी हैं, आईएसएस के अंदर लिखी हैं, वो भी कम्युनिकेट करनी है। तो ओ फॉर अदर आईसास, जिसके लिए पैराग्राफ 3 है और अपेंडिक्स 1 है, और बाकी चीजें हम देखते हैं। नंबर 1 रिप ऑफ में आर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इट, और ये A9 इसके। हमें दो साल के गवर्नेंस को बताना है, रिमाइंड कराना है कि भाई हमारी ऑडिट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम क्या क्या काम करते हैं। तो अबाउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको हमने क्लियरली कम्युनिकेट करना है। उसके बाद रिपोर्ट में अगला पॉइंट पी, प्लानिंग से हमने दो साल गवर्नेंस को जो हमने ऑडिट जैसे प्लान किया है, उसकी कुछ बातें भी जो हैं वो शेयर करनी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसके साथ मार्क करें A13 एंड 14। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ये भी आप उनके साथ शेयर करें। और ये A13 में देखते हैं यहाँ पे लिस्ट में भी, ये हमने A13 में मैटर्स कम्युनिकेशन, how the auditor plan to address the significant risk of material misstatement, whether due to fraud or how the auditor plan to address the areas of higher risk, auditor's approach to internal
कंट्रोल्स, क्या हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे या नहीं करेंगे, या कंट्रोल हमें सही नहीं लगे। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेंज लग रही होंगी, हाय हाय ये हम उनसे शेयर करेंगे, बट यस ये करना। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पूरा ऑडिट ही उनके सामने अपना एक्सपोज कर देंगे, बट कुछ मैक्रो लेवल की चीज़ें जो है वो आपने उनको बतानी। क्यों? क्योंकि वो भी आपको गाइड कर सके, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, सर इस एरिया को भी देखें, इसमें ऐसे कर लें, इसमें आप कंट्रोल टेस्ट करने अच्छे बने हैं हमारे ख्याल में, तो हम उनसे भी हेल्प भी लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। सो रिप ऑफ में आर हो गया, पी हो गया और ओ हो गया। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे पहले आ जाते हैं, आई, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। और आपको याद होगा ISO 700 में हम एक पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में डालते हैं जो लिस्टेड कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है, जिसमें हम अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देते हैं। लिस्टेड के अंदर हमने 2 स्टार, और ये लिखते हैं कि हमने 2 स्टार गवर्नेंस को ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो है वो हम दे चुके हैं। तो ये ऑडिटर की इंडिपेंडेंस से रेलेवेंट हमने एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट करना है। आखिरी पॉइंट अब रह गया एफ, और ये मेन पॉइंट है, ज्यादा चीजें इसमें, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ईयर। सो डे 1 से लेके लास्ट डे तक ऑडिट में हमारी जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं वो हमने बतानी है। और वो एफ के नीचे, फाइंडिंग्स के नीचे मैंने एक निमोनिक बनाया था, क्यू 6 पॉइंट्स है ये। आइए ये देखिए ऑडिट में कौन कौन सी फाइंड, और यही से फिर आपने अप्लाई करके वो सिनेरियो वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। नंबर ए है ऑडिटर्स व्यूज about significant qualitative aspects of entities accounting practices। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड ने कह दी वो ऐसी फॉलो करना है, बट कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। बाद में पॉलिसी के अंदर भी इंडिपेंडेंट जो हैं वो इंटरप्रिटेशन होती हैं, एंड दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर कंपनी ने कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, या ठीक है लेकिन अदर ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, तो आप उन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के जो कंपनी ने उनके आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं ये तरीका भी होता है, ये तरीका भी होता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। इसके लिए जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए बेस्ट तरीका के अपेंडिक्स 2 इसके साथ देखिएगा। अपेंडिक्स 2 में वो अकाउंटिंग पॉलिसी के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे अपेंडिक्स 2, ये देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, इससे रेलेवेंट आपने क्या डिस्कस करना है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, इससे रेलेवेंट। फिर कुछ बातें डिस्क्लोजर्स की होंगी यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स, यस, और कोई रिलेटेड मैटर। तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी उनके साथ कम्युनिकेट करने हैं, डिस्कस करने। दूसरा जनाब, ऑडिट में हमें कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और उसकी लिस्ट A21 में मौजूद है कि ऑडिट में हमें किस किस्म की डिफिकल्टी जो है वो आ सकती हैं। यही होगी ना, हमें स्टेशनरी नहीं अच्छी दी, क्लच पेंसिल्स नहीं दे रहे, लेड पेंसिल्स दे दी हैं, इंटरनेट का नहीं दिया हमें अभी तक एक्सेस, यूजर नेम पासवर्ड नहीं दी है। यही होती है ऑडिट में डिफिकल्टीज। और क्या है, डेली सही नहीं मिल रही, लंच जो है वो सही जगह से नहीं आ रहा, है ना, ये बताना है हमें। तो ये लिस्ट दी गई है, ये देखें लंच का प्रॉब्लम है, स्टेशनरी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये लिखे हुए हैं सारे। डिले करिए मैनेजमेंट, लंच 4 बजे दे रहे हैं, हमें लेट मंगवाते हैं, हमें टाइम कम दिया, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं दे रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो जो भी आपको ऑडिट के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं वो आप इनसे डिस्कस करें।
तो A21 सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्यू डाउन के अंदर significant matters arising during the audit that were discussed or subject to और क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम कि वो कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं। मसलन सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन डेटा अकर्ड, कंपनी के बिजनेस प्लान, स्ट्रेटजीज, सिग्निफिकेंट मैटर। फिर आपने रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, ये भी उनको बताना है कि भाई ये देखें स्टैंडर्ड में ये रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो ये भी हमें मैनेजमेंट, इनको भी बताना जरूरी है कि हम ये मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसी बातें जिसका इम्पैक्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे आएगा, वो चीज़ें भी उनको बतानी है। जिस तरह हमने कहा ये बात IAS 705 में भी लिखी है, 706 के अंदर भी लिखी है, 701 के अंदर भी लिखी है, 720 के अंदर भी लिखी है। तो मेरे ख्याल में ये A24 में शायद यही लिस्ट उन्होंने दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दी है एज ए रिमाइंडर के ये वो स्टैंडर्ड्स हैं इवन गोइंग कंसर्न में 701, 702, जहाँ पे आप रिपोर्ट को चेंज करने से पहले लाजमी कम्युनिकेट करें। ठीक है, और इसके बाद एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अभी भी बच गया है तो वो भी कम्युनिकेट कर दें। मैं ख्याल इतनी सारी बातें करने के बाद अब क्या रह गया, अब तो यही हाल अहवाल, घर, खैर खबर, यही डिस्कस करने वाला रह गया। लेकिन बहरहाल इसकी भी लिस्ट मौजूद है। A26 अदर सिग्निफिकेंट, तो ये क्यू डाउन यानी रेफ ऑफ और एफ के अंदर सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट है उसके हवाले। और आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है कि ये कम्युनिकेशन का फॉर्म क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, जुबानी या इनवाइटिंग। इनवाइटिंग होना चाहिए। टाइमिंग, ऑडिट के स्टार्ट में कम्युनिकेट करें, मिड में या एंड में, टाइमली बेस, जब जरूरत महसूस हो फौरन कम्युनिकेट। चलिए ये 260 था। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे एग्जामिनर ने इसका क्वेश्चन बनाया। जुबानी बातें तो नहीं पूछने, फैक्टर्स, पॉइंट, वो तो आप यहाँ से खोल के आप एग्जामिनर को प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसका उसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन बनाया। June 17 क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू क्वेश्चन।
अब देखें ये क्वेश्चन किस तरह से है, हम एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है और अभी आप देखें हम हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर, सही है। तो इनकम स्टेटमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो न्यूमेरिकल डेटा भी है और फिर नीचे कुछ हालात वाक़या डिस्क्रिप्टिव, फरवरी में ये हुआ था, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रिक्वायरमेंट है, पहले बी पार्ट देखते हैं। Assuming that all matters identified by you have been resolved to a larger extent and you intend to issue an unqualified report, draft points to be included in letter to those charged with governance, specifying the significant matters which you would like to highlight. अब आपको पता है ISA 260 है, which requires us to communicate with those charged with governance and all the significant matters. तो वो रिप ऑफ और क्यू डॉम वाले पॉइंट यहाँ से अब आपने, अब जुबानी नहीं, अब डिफिकल्टीज कोई यहाँ होंगी तो आपने लिखना है ये डिफिकल्टी केस है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है कौन, उसका जिक्र करना है, तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के हवाले से बात हो रही है वो आप करेंगे। और इसमें रिपोर्ट के कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, तो वो इसमें इश्यूज नहीं है। फिर उन्होंने कोई ड्यूरिंग द ईयर जो इवेंट्स हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स अगर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कर दी है तो या डिस्पोज कर दी है, ये आप उनको बताना चाहेंगे। तो अगर मैं एक नज़र सिर्फ आपके सामने इसका आंसर का फॉर्मेट आपको दिखाऊं तो क्या है, ये देखिए, फॉलोइंग मैटर्स विल बी रिपोर्टेड। अब उसने एरिया वाइज से गोइंग कंसर्न से रेलेवेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज, शो कॉज नोटिस कुछ आया उससे रेलेवेंट है, कोई इंटेंजिबल्स इम्पेयरमेंट, डिफर्ड टैक्स रेलेवेंट, तो जो आपको, और चूंकि यहाँ ज़्यादा न्यूमेरिकल और वो दूसरा डेटा है तो उसको है, यहाँ कोई वो डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग दी ऑडिट उस हवाले से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था कि ये क्या चीज़ पूछ ली है, कुछ भी नहीं है, बस हमने ऑडिट में जो अनयूजुअल चीज़ हो रही है, सिग्निफिकेंट मैटर कुछ भी, कोई नई सब्सिडरी खरीदी जा रही है, कोई एसेट्स बेचे जा रहे हैं, कोई कंपनी एक्सपोर्ट्स में जा रही है, पहले लोकल करती थी या पहले लोकल एक्सपोर्ट दोनों करते थे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हर चीज़ समझे ऑडिट में जो खास बात आपको लग रही है आप लिखेंगे दिस विल बी रिपोर्ट, विल बी कम्युनिकेट, आपने कम्युनिकेट किया। और जो इसका पार्ट ए था वो क्या था वो भी देखते हैं। स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन which you would like to obtain for evaluating key issues arising from the above scenario। की इशू बेसिकली ऑडिट रिस्क है, आप ऑडिट उसके लिए आप क्या इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, तो इस दफा वो क्या आपसे पूछ रहा है, एविडेंस, यानी इन इश्यूज के लिए आप क्या ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन आप सीख करेंगे। और देखें इसके आंसर का पैटर्न, अब गौर कीजिएगा। एविडेंस हम क्या लेंगे गोइंग कंसर्न के लिए, मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए एजम्पशंस हम लेंगे, ऑडिट एविडेंस की बात हो रही है, याद मैं कहता नाउन से स्टार्ट होगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की बात नहीं हो रही है एविडेंस। तो आप देखिए एग्रीमेंट की कॉपी, वर्किंग, वो याद है नाउन, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, हम ये नहीं करेंगे चेक द बैंक, हम कहेंगे बैंक स्टेटमेंट, प्रोजेक्शंस, assumptions, grounds on which लीगल एडवाइजर्स ओपिनियन लेंगे, डिटेल ऑफ प्रीवियस प्राइस, कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, तो एविडेंस की बात हो रही है। और क्या लेंगे, रीजन फॉर डिक्रीज, गेन या लॉस, प्रोसीजर्स, तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अप्लाई, चेक, इंस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन विच यू वुड सी। तो ऑडिट एविडेंस की जो मैंने आपको कहा था कि कई दफा एग्जामिनर इस हवाले से भी बात है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ना उस जमाने का बड़ा टॉप क्लास क्वेश्चन था कि ये क्या पूछा, समझ ही नहीं आई। क्या ऑडिट रिस्क पूछा था उसने, नहीं ऑडिट रिस्क नहीं उसने पूछे थे वो, और ये नहीं कह रहा इश्यूज बताएं, वो कह रहा है इश्यूज निकल आए हैं, उन इश्यूज के लिए आप क्या क्या इंफॉर्मेशन, तो वो इश्यूज भी आपने खुद हेडिंग बनानी है, गोइंग कंसर्न है, रीजन डिक्रीज,
इश्यूज हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट चीज ये था कि आप इंफॉर्मेशन क्या लेंगे उस इशू के लिए। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। अच्छा जी, 260 भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 265 के ऊपर। 265 बिल्कुल छोटा सा है। इसमें तो सिर्फ आप डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, आप लोग इस कम्युनिकेशन को ऑलरेडी जानते होंगे। इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, इंटरनल कंट्रोल मेमोरेंडम, क्या कहते हैं, और मैनेजमेंट लेटर। यस, मैनेजमेंट लेटर। और कोई किसी और नाम से जानता हो तो डिफरेंट फर्म में इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज है। एमएल मैनेजमेंट लेटर एग्रीज, मेमोरेंडम ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन, लेटर ऑफ वीकनेस, इंटरनल कंट्रोल मेमोरेंडम, एमएल हो गया अब्दुल्ला, ठीक है। तो यस, तो इसका नाम ही देखिए 265 में हम क्या कह रहे हैं। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सिर्फ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, कंप्लीट बोर्ड, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, इसको हम ऑफ करते हैं। फिर मैंने आपको नोट्स में इसका कैमल का एक छोटा सा फॉर्मेट भी दे दिया है, ऐसा ना एग्जामिनर कभी बनवाने के लिए कह दे, मैं थोड़ा आइडिया हो। 260 का कोई फॉर्मेट नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में कोई इतनी खास बात नहीं है। डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल को एक्सप्लेन किया गया है। और फिर कहा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, हर डेफिशिएंसी नहीं बतानी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी A6 एंड A7। तो वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दी हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो इंडिकेटर्स भी हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप देख लेंगे इसमें। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन वापस आते हैं मेन स्टैंडर्ड में। कोई खास चीज़ नहीं है इस स्टैंडर्ड में ऐसे। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। और इसके बाद यहाँ वो कह रहा है दो सभी गवर्नेंस को बताएं, और आगे कह रहा है टू मैनेजमेंट ऑल्सो, शैल ऑल्सो कम्युनिकेट। तो एक ही बात, दोनों को आपने कम्युनिकेट करना है। और बस ये आखिरी पैराग्राफ है इसमें 11। ऑब्जर्वेशन, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन एंड मैनेजमेंट कमेंट, है ना, याद है ना, ऐसे ही करते हैं ना कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, फिर उससे क्या हो जाएगा, फिर उसमें हम क्या रेकमेंड करते हैं, और फिर एंड पे मैनेज। तो यही वो कह रहा है कि आप हर चीज़ के बारे में बताएं, पहले तो डिस्क्राइब करें मसला क्या है, फिर एक्सप्लेन करें उसका पोटेंशियल इफेक्ट। मैंने बताएंगे ये हो रहा है, मैंने कहा इससे क्या होता है, तो उनको डरा, वो ये हो जाएगा अगर आपके ये मसला हो रहा है, उनको डराएं। तो फिर पर्पज। अच्छा, इसके लिए जो मैंने आपके साथ ना एक शीट शेयर की है कि एक रियल एग्जाम्पल इनफैक्ट अब उससे लेटर ऑफ एंगेजमेंट,
सॉरी ये इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेस है। अच्छा ये देखें, ये है वो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ये लेटर हम उनको लिखते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये वो वीकनेसेस हैं जो हमने ऑडिट में ढूंढी हैं और ये सारी नहीं है, ये सैम्पल बेसिस पे हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मसले भी हो सकते हैं, आप असाइनमेंट हमें दें। तो बेसिकली ना एक किस्म का ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है पोटेंशियल असाइनमेंट के तौर पे। देखिए जनाब, ऑडिट में हमारा काम तो ओपिनियन फॉर्म करना था फाइनेंशियल, लेकिन वो काम करने के लिए हमने बाय प्रोडक्ट इंटरनल कंट्रोल को भी चेक किया। तो देखें 10 गलतियां निकली हैं। अभी तो इंटरनल कंट्रोल के तौर पर हमने चेक नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अंदर हमने किया। तो 10 गलतियां, अगर आप हमें असाइनमेंट दे रहे हैं तो फिर हम आपको और भी मुफीद मालूमात बाहम पहुँचाएंगे रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। इसमें से 10 निकली हैं, बट ये पूरी नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो ये हम उनको लेटर में और बाद में कह रहे हैं, इसके अंदर ही कह रहे हैं कि वो जो डेफिशिएंसी अगर हमने ली है वो एज एन एनेक्सर हम आपको दे रहे हैं। और वो देखें एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये है हेडिंग सी के प्रेपरेशन ऑफ पे रोल एंड मेंटेनेंस। इसमें ये डेफिशिएंसी थी, इसकी वजह से ये हो जाएगा, उनको डराना है और फिर उनको बताना है कि ये ऐसे ठीक होगा। और यूजुअली नीचे एक और भी जगह बना के छोड़ दी जाती है मैनेजमेंट फॉर्मेट। फिर हम वी सीक मैनेजमेंट फॉर्मेट। फिर अगले साल जब आते हैं ना तो ऑडिट में देखते हैं कि जो पिछले साल में और मैनेजमेंट कमेंट में क्या होता है, नोटेड फॉर फ्यूचर कंप्लायंस, बस नोटेड फॉर फ्यूचर कंप्लायंस मैनेजमेंट के। फिर हम अगले ऑडिट में आगे देखते हैं कि जनाब आपने वो नोट किया था फ्यूचर कंप्लायंस के लिए, तो ये तो अभी तक हुई नहीं है। तो मैनेजमेंट से हम फिर वे फॉरवर्ड पूछते कि आपका क्या इरादा है, क्या नहीं, क्या प्लान है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। चलें जी, सो 265 भी हो गया हमारा। अब हमारा जो आखिरी इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, 600। इसको अब हम कंप्लीट करेंगे आज और कल इंशाल्लाह फिर हम अपने ग्रेड सी के अंदर जाएंगे, अदर एंगेजमेंट। इसको अच्छी तरह देखते हैं। आईसा 600 थोड़ा टेक्निकल है, इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और मल्टीपल सोर्सेज को ज़रा प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इस लेवल पे, क्योंकि जो आपका पिछला ऑडिट का पेपर था उसमें हम एक सिंगल कंपनी के ऑडिट को करना सीखते हैं और CFAP 6 के अंदर अब जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ग्रुप ऑडिट। और ग्रुप ऑडिट के लिए आईसा 600 जो है वो हमें गाइड करता है कि ग्रुप ऑडिट के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो कैसे हैंडल करने हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा प्लेसमेंट बैलेंस की जी, चलो 600 पे आते हैं। अच्छा जी, तो 600 का टाइटल जो है हमारे पास वो ये है, स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल। तो इसका मतलब है कि वो जो नॉर्मल कंसिडरेशन हैं 300, 315, 330, जिस तरह हम एक सिंगल कंपनी का ऑडिट करते हैं वो तो एज इट इज यहाँ भी होगी। बट सिंस दिस इज नाउ ए ऑडिट ऑफ group financial, so in addition to those requirements there are special considerations that needs to be taken care of. So 600
इन एडिशन टू व्हाट वी हैव लर्न सो फार, उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ डेट मजीद रिक्वायरमेंट्स, मजीद कंसिडरेशन डाल रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमें वो भी देगा। सो जब भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा, वी सीक गाइडेंस फ्रॉम आईसा 600 एज वेल। तो 600 अप्लाई हो रहा है ऑडिट ऑफ ग्रुप्स, और इसके अंदर ही एक और टॉपिक भी है, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कॉम्पोनेंट ऑडिटर, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कॉम्पोनेंट ऑडिटर। ये भी हम देखेंगे अभी, कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट ऑडिटर की बात हो रही है। अच्छा, पहले ना एक दो बातें ज़रा जर्नल डिस्कस करते हैं ग्रुप फाइनेंशियल, ग्रुप ऑडिट के हवाले से। थोड़ा सा ना एक ज़रा विजन बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं और क्या होगा। ठीक है, वो देखते हैं पहले, थोड़ी सी ज़रा जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर बाकी हम स्पेसिफिक आते हैं। और ज़रा मिल के मुझे कुछ चीज़ें आपके साथ एक अच्छे हम लेके चलें। अच्छा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वी नो कि इसलिए इसमें पेरेंट होगा और कम से कम एक सब्सिडरी होगी, तो हम एक सब्सिडरी कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, इसमें एसोसिएट भी है और एक जॉइंट वेंचर। ये हमने ग्रुप बना लिया जी। ये ग्रुप का हम ऑडिट करें जिसमें एक पेरेंट, एक सब्सिडी, एक एसोसिएट और एक जॉइंट वेंचर। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि यूजुअली जो अब ये चारों अलग-अलग एंटिटीज भी है, सही है, इनके अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनते हैं और इनका अपना ऑडिट भी होता है। और अब हम अंडर IFRS 3, IFRS 10 कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं। यूजुअली जो पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर होगा, यूजुअली वो ही ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ऑडिट करेगा। ठीक है, सपोज ये है ऑडिटर ए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, और ग्रुप के अंदर ये कोशिश की जाती है कि जो पेरेंट का ऑडिटर है, ग्रुप का ऑडिटर है, अगर फिजिबल है, आसानी है, तो वो ही ऑडिटर सब्सिडरी के फाइनेंशियल जो इंडिविजुअल हैं उसका ऑडिट करे, एसोसिएट का भी करे। अगर तो ऐसी बात है फिर तो बहुत आसानी है, बट रियल वर्ल्ड में ये सब्सिडरी ओवरसीज सब्सिडरी है, किसी और कंट्री में है, तो इट इज़ पॉसिबल कि जो सब्सिडरी जो है, इसका जो ऑडिट कर रहा है वो है ऑडिटर बी, क्योंकि उस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, उसको अपने SECP के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं ऑडिटेड, तो वो बी से कराते हैं अपनी कंट्री में। इस तरह हो सकता है ये सी ऑडिटर कर रहा हो और ये जो है डी ऑडिटर कर रहा हो। तो पेरेंट और ग्रुप जो है इसको ऑडिट कर रहे हैं ए, और BCD जो है वो बाकी हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये कि क्या जो ऑडिटर ए है, जब वो ग्रुप फाइनेंशियल को ऑडिट करेगा, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एस ए और जो जॉइंट वेंचर है उसकी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, उसमें कोई गलती, कोई इम्पैक्ट करेगा ग्रुप फाइनेंशियल पे या नहीं? उसको सिर्फ अपने पेरेंट के फाइनेंशियल पे फोकस करना है जिसको वो ऑडिट करता है, और जो फिगर्स भी एस ए और जॉइंट वेंचर के ऑडिट रिपोर्ट के साथ आ रही है उनको एज इट इज लेके, तो बस ठीक है। अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है तो हम भी कहेंगे मिस स्टेटमेंट, उसमें मिस स्टेटमेंट है तो हम भी कहेंगे इसमें मिस स्टेटमेंट है। हमारा कोई कंसर्न है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उन और ये जो बाय द वे ये जो एस और जेवी और ए हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप फाइनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। पेरेंट भी एक कंपोनेंट है, सो कंपोनेंट मीन जो भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन रहा है, वो पेरेंट भी है, सब्सिडरी भी है, एसोसिएट भी है, जॉइंट वेंचर भी है। तो हमारा कोई कंसर्न है ऑडिटर बी, ऑडिटर सी और ऑडिटर डी से?
नो ओवरऑल एज अ ग्रुप और इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। अच्छा देखिए, अब इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, इसको थोड़ा सी बात करते हैं। एस कंपनी एक अलहदा कंपनी में, कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी अपनी एजीएम होती है, वो अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और उसका ऑडिटर अपने लॉ के मुताबिक आईसा जो है वो एप्लीकेबल है, वो ऑडिट करके रिपोर्ट इशू कर देता है। उसका कोई कंसर्न नहीं है कि इन्होंने ग्रुप अकाउंट्स बनाना है, सारा कुछ उसने तो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है। एस के ऑडिटर बी ने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिटर सी ने और ऑडिटर डी ने, उसने तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है। अब मेरा सवाल ये, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिटर ए के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं? क्योंकि उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ है तो बस मैं वही एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ग्रुप ऑडिट उसी की बेस के ऊपर मैं अपना काम करके, उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट 2 में जो उनकी ऑब्जर्वेशन है मैं उसी तरह लेके चलता हूँ। क्या ख्याल? एनी व्यूज? रिव्यू करेंगे। अच्छा, पेरेंट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनेंगे। ये एक, अभी हम रिज्यूम करते हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है, सब कुछ सेम है। चलें, एक और एंगल से ठीक सोच रहे हैं हम, सही लाइन में जा रहे हैं, जिस तरफ मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने थॉट प्रोसेस को लेके जाएं वो भी सही। एक और एंगल से अब एक और चीज टैप करते हैं। ये स्टैंडर्ड कहता है कि कंपोनेंट ऑडिटर जो है बनाने हैं, क्या ऑडिटर ए के लिए, ऑडिटर बी, ऑडिटर सी, ऑडिटर डी, जो कि उन तीनों एंटिटीज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, क्या अंडर ISA 600 कंपोनेंट के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वही कंपोनेंट ऑडिटर्स कहलाए जाएंगे, या कंपोनेंट ऑडिटर कोई और भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई और भी हो सकता है, या सेम भी हो सकते हैं, या सेम ही होते हैं, या कंपोनेंट ऑडिटर उन्हीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बनाना लाजमी होगा? डिफरेंट भी हो सकते हैं का मतलब है सेम भी हो सकते हैं। चले, ठीक हो गया, मे भी सेम हो सकता है, सही है, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। अभी मैं कोई कंक्लूड नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं इनपुट ले रहा हूँ कि अच्छा हम चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं, अब हम ऑडिटर हैं, ठीक है, हम ग्रुप हैं, ग्रुप ऑडिटर हैं, हमारे पास वो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय ऑडिटर बी आई, और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की उन्होंने, और जो उसकी सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल है उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। अब मुझे बताएं कि एक सब्सिडरी पे क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्या इसका लाजिम मतलब है कि हमने जो ग्रुप के ऊपर ओपिनियन देना है? क्योंकि एक सब्सिडरी में क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ग्रुप फाइनेंशियल के अंदर भी क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, क्या ये लाजमी हो गया? क्या लाजमी होगा कि अगर एल्सवेयर कहीं क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन हुई भी है तो हमेशा जो ग्रुप के फाइनेंशियल हैं वो भी मॉडिफाई होंगे? ग्रुप मटीरियलिटी देखेंगे? नो, नहीं, बिल्कुल सही। हो सकता है उस एस के अपने 5% ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से वो डिप्शन उन्होंने चार्ज नहीं की, वो मटेरियल फिगर हो, बट ग्रुप फाइनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में वो सब्सिडरी और उसकी वो नॉन डेप्रिसिएशन चार्ज करना, वो एक पीनट के बराबर है, 0.1% ऑफ प्रॉफिट है। तो कोई हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई लाजमी नहीं है कि अगर कंपोनेंट के अंदर कोई मसला है, क्वालिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है, तो वो ग्रुप फाइनेंशियल को भी अफेक्ट करे, तो ये लाजमी नहीं है। अब जो सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर है उसने तो ऑडिटर अपने स्टैंडर्ड, अपने उसकी तो बेस जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, उसके टोटल एसेट्स हैं, उसका टोटल प्रॉफिट है, वो 5% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ टोटल एसेट्स, वो जो हम बेस थ्रेश होल्ड 320 के अंदर उसके हिसाब से ऑडिट करेगा। जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, अब जरा चीजों को समझते हैं, कंक्लूड करते हैं। ग्रुप के अपने एसेट्स हैं, ग्रुप की अपनी लायबिलिटीज हैं, और ग्रुप ऑडिटर को पता है कि उस
क्योंकि वो कंसोलिडेशन को देख रहा है। उसके अंदर उसके पास पेरेंट की फिगर भी है, प्रॉपर्टी प्लांट की, सब्सिडरी की भी है, एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर से शेयर लेना है वो भी है। उसको पता है कि ग्रुप लेवल की मटीरियलिटी क्या है, और उस ग्रुप ऑडिटर ने हर कंपोनेंट की मटीरियलिटी भी सेट करनी है कि ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में उस कंपोनेंट की मटीरियलिटी क्या है। और वो मटीरियलिटी लेवल सब्सिडरी का जो अपना इंडिविजुअल स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, उसने जो मटेरियल लेवल सेट किया था उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि जो ग्रुप ऑडिटर है वो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि इस कंपोनेंट या सब्सिडरी की सिग्निफिकेंस ग्रुप के अंदर क्या है। तो उसने जो मटेरियल लेवल सेट करनी है वो और है। एस का जो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसने जो मटेरियल लेवल सेट करना है वो और है। उसने ओपिनियन अपने मटेरियल लेवल के हिसाब से दिया है, हमें ओपिनियन चाहिए हमारे मटेरियल लेवल सेट के हिसाब से। तो हो सकता है हमारे लिए वो ऑडिटर बी का जो ऑडिट है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि हमें तो ऑडिट चाहिए सब्सिडरी का ग्रुप मटेरियल लेवल के हिसाब से, और उसने और हिसाब से किया हुआ है। अब यहाँ पे मसला, अब याद रखें, ये भी हम स्टैंडर्ड में पढ़ते भी हैं, सारी चीज़ें नोट करते हैं, लेकिन मैं पहले ओवरऑल बेस बना रहा था, मैं चीज़ें पता हूँ। कंपोनेंट होंगे उनका तो होना चाहिए ऑडिट, और ऑडिट ग्रुप मटेरियल लेवल के बेस के। अब ये इट इज अप टू दी ग्रुप ऑडिटर कि वो ये जो सब्सिडरी या कंपोनेंट का जो ऑडिटर बी है इसको ही कहेगा ठीक है तुमने एक ऑडिट किया स्टैट्यूटरी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तुम एक और ऑडिट करें, मैं तुम्हें मटेरियल लेवल दूंगा, उस हिसाब से ऑडिट करें, और उसके ऊपर जो आप ऑडिट ओपिनियन दे वो हमें भेजें, क्योंकि मुझे ऑडिट कराना है ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्सिडरी या कंपोनेंट के समझ में दो ऑडिट भी हो सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए, वो तो अलग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, एक ग्रुप पर्पस के लिए। और इट इज अप टू दी ग्रुप ऑडिटर, ऑडिटर ए, कि वो ऑडिटर बी को अपॉइंट करे या ग्रुप मैनेजमेंट से बात करे कि नहीं मुझे तो इस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस पे फॉर एग्जांपल शक है, मुझे वो नहीं सही लगते, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरा ही लोकल ऑफिस वहां पे ऑडिट करेगा, या मैं किसी XYZ फर्म से ऑडिट कराना चाहता हूँ, तो इट विल बी इंटायरली अप टू दी ग्रुप ऑडिटर एंड ग्रुप एंगेजमेंट टीम के वो कंपोनेंट ऑडिटर किसको बनाते हैं। तो पॉइंट ये हुआ कि कंपोनेंट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा कोई और भी हो सकता है। और यूजुअली जो स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ है ना, वो रेयरली यूज होता है ग्रुप ऑडिट पर्पस के लिए, हो भी सकता है स्टैंडर्ड में लिखे, लेकिन वो तब होगा जब उसके मटेरियल लेवल और जो ग्रुप ऑडिटर उस कंपोनेंट का मटेरियल लेवल सेट करेगा, जो रिस्क असेस करेगा, वो मिलते जुलते हो, करीब करीब हो, तो फिर तो हम उसके किए हुए ऑडिट को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि कम चांस है। बट स्टैंडर्ड ने मना नहीं किया कि नहीं बिल्कुल खर्चा ही होगा, अलहदा ही ऑडिट होगा, नए ऑडिटर होगा, उसको दोबारा ऑडिट कराएंगे। अगर वो मिलते जुलते हैं, करीब करीब हैं बेसिस थ्रेशोल्ड, तो चल भी जाएगा, नहीं है जो कि यूजुअली नहीं होता, तो ग्रुप ऑडिटर के पास राइट है कि वो कंपोनेंट ऑडिटर खुद चूज करे, वो चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चूज कर ले, चाहे किसी और को अपॉइंट करा दे ग्रुप ऑडिट पर्पस के लिए। और वो जो ऑडिट होगा ना, वो ग्रुप ऑडिटर की डायरेक्शंस उसकी दी हुई मटेरियल लेवल के हिसाब से होगी। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर। और ये भी हमने देख लिया कि जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट लेवल पे अगर कोई क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या मिस स्टेटमेंट है तो वो ग्रुप लेवल के ऊपर भी अफेक्ट करे, ग्रुप लेवल पे भी अफेक्ट करे। और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये भी मैं बता दूं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कंपोनेंट लेवल पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगी हुई, लेकिन ग्रुप फाइनेंशियल में उसी कंपोनेंट से कोई मिस स्टेटमेंट ग्रुप लेवल पे मटेरियल हो सकती है। अभी जो हमने एग्जांपल दी थी कि कंपोनेंट लेवल पे मटेरियल में स्टेटमेंट है, हो सकता है ग्रुप लेवल पे वो मटेरियल ना रहे, सो अनमॉडिफाइड, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंपोनेंट लेवल पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, लेकिन उसी कंपोनेंट की किसी में स्टेटमेंट जो कि
इंडिविजुअल लेवल पे इमटेरियल थी, ग्रुप लेवल पे मटेरियल हो सकती है। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? कोई एग्जांपल दे सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे अनमॉडिफाइड है बट वही फाइनेंशियल जब ग्रुप लेवल में आते हैं तो उसी कंपोनेंट की एक मिस स्टेटमेंट ग्रुप लेवल पे मटेरियल हो सकती है और क्वालिफाई हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी वो इंडिविजुअल लेवल पे मटेरियल नहीं है बट ग्रुप लेवल पे वही मिस स्टेटमेंट जाके मटेरियल हो जाती है। ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता है, पहले मैं बता रहा हूँ। ग्रुप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें, वो इस तरह से होता है कि अगर बाकी कंपोनेंट में लॉसेस चल रहे हैं तो उसके अपने हिसाब से तो वो इमटेरियल थी, बट चूंकि ग्रुप लेवल पे बाकी जगह वो लॉसेज हैं तो जो ग्रुप का मटेरियलिटी लेवल है वो कम हो गया उस कंपोनेंट में, तो वो मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मटेरियल थी ग्रुप लेवल पे आके मटेरियल हो सकती है। और ऐसे भी हो सकता है उस कंट्री में कोई लॉ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वायलेशन हो रही है, वो ऑडिटर ने नहीं, लेकिन ग्रुप लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग, पेटेफ, एफएटीएफ सारे एप्लीकेबल हैं, तो वो नॉन कंप्लायंस जो इंडिविजुअल लेवल पे मटेरियल थी वो लॉ ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। ग्रुप लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रूल है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, रेमिटेंस ऑफ फंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है जो उसने फॉलो नहीं की, तो वही नॉन कंप्लायंस ग्रुप लेवल के ऊपर मटेरियल हो सकती है। सो यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, सो थोड़ा सा आइडिया कि कंपोनेंट ऑडिटर कौन कौन हो सकता है। सेम ऑडिट से भी काम चलाया जा सकता है, सेम ऑडिटर से डिफरेंट ऑडिट करवाया जा सकता है, डिफरेंट ऑडिटर से इस पर्पस के लिए ऑडिट कराया जा सकता है। तो ये इसमें और कंपोनेंट मटेरियल भी सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा अब चलते हैं इसके अंदर, ये जरा बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी था। तो अब बाकी चीजें स्टैंडर्ड के साथ ही हम बात करते हैं। यस, समबडी करेक्टली ऑब्जर्व कि इट्स अ लेंथी स्टैंडर्ड, ये एक लेंथी स्टैंडर्ड है, इसीलिए इसको जरा हम ध्यान से अच्छे तरीके से देखते हैं। तो स्टोरी अगर सही बन जाए ना तो फिर समझ आना आसान है। सबसे पहले पैराग्राफ 3 में A1 में उन्होंने हमें एक अपेंडिक्स की सूरत में एक क्वालिफाइड ओपिनियन की एग्जांपल दी है ग्रुप लेवल के ऊपर। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है क्योंकि ISA 700 के अंदर भी जो ग्रुप फाइनेंशियल अनमॉडिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट का सैंपल है, बट यहाँ पे ग्रुप लेवल की क्वालिफाइड ओपिनियन का एक फॉर्मेट है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। पैराग्राफ 6 ऑडिट रिस्क की बात हो रही है ग्रुप लेवल के ऊपर। इन अ ग्रुप ऑडिट, audit risk include the risk that component auditor may not detect a misstatement in financial statement of the component that could cause a material misstatement of group finance। तो देखिए अब ग्रुप ऑडिटर का जो रिस्क है ग्रुप ऑडिट वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपनी हद तक तो चलें चीज चेक कर लेगा, लेकिन उसके लिए ये भी रिस्क है कि पता नहीं वो खबीस वो कंपोनेंट ऑडिटर पता नहीं वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करे, तो उसका जो डिटेक्शन रिस्क है वो ग्रुप ऑडिटर का भी डिटेक्शन रिस्क है। तो इसलिए ग्रुप ऑडिट ज्यादा रिस्की है। आप अपने हद तक तो चीजें चेक करते हैं, बट यहाँ पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा कंपोनेंट ऑडिटर। इसलिए हमें कंपोनेंट ऑडिटर को पूरा सुपर डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, हमने मटेरियल लेवल देने, उसके काम को चेक कर रहा है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा मजीद काम करवाना पड़ेगा, तो ऑडिट रिस्क इंक्रीज हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब आए जरा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इसको भी जरा क्लोजली देखना है कि 600 के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इससे भी हमें बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आएगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या ये 600 में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव को मैंने इस तरह बनाया है, ये सी क्यूब है, सी ए, 3 सी हैं इसमें। सबसे पहले हमें ये फैसला करना है इसे कि भाई हमें ग्रुप का ऑडिटर एक्सेप्ट या हमें एक्ट भी करना है एज ऑडिटर। तो हमें एक गाइडेंस दी गई है, क्राइटेरिया दिया गया है, ये फैक्टर है, ये सोच समझ के ग्रुप ऑडिट की असाइनमेंट एक्सेप्ट करें। तो वो जो होता है ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है, सोच समझ के एक्ट करें। यू रियली वांट टू बी एन ऑडिटर ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल, तो इन चीज़ों को देख के फैसला करें। उसके बाद 3 चीज़ें, अगर आप इफ यू आर
बेंट अपॉन एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट, हमने आपको समझा दी है, फिर भी आप कहते हैं नहीं मैंने ऑडिट करना है ग्रुप का, तो फिर 3 C's का ख्याल रखना है। कम्युनिकेट क्लियरली विद कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स, ये ऑब्जेक्टिव है। कॉम्पोनेंट ऑडिटर को साथ क्लियर कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन रखनी है आपको। वो चाहे ओवरसीज है, चाइना में है, चाइना की फर्म है, चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज बैरियर रहेंगे, कम वक्त में। दूसरा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है रिगार्डिंग 2 थिंग्स, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट के बारे में भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट थ्रू कंपोनेंट ऑडिटर या खुद ऑडिट का। एंड दी कंसोलिडेशन प्रोसेस, वो जो कंसोलिडेशन होता है ना, एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस पी प्लस एस, वो जो कंसोलिडेशन करना है, इसमें से एलिमिनेशन माइनस कर देनी है, फिर कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, तो वो जो क्लाइंट हमें कंसोलिडेशन बना के देगा, गुडविल कैलकुलेट करके, वो सारी चीजों के ऊपर भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव आई ISO 600 का। पहले हमें वो बताता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कॉम्पोनेंट ऑडिटर के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस पे आपने कैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं, और कंपोनेंट्स के ऊपर कैसे आपने एविडेंस लेना है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही, कंपोनेंट की डेफिनेशन, और मैंने आपको बताया कि वो जो भी पार्ट बन रहा है ग्रुप का वो कंपोनेंट है। फिर अगली डेफिनेशन है कंपोनेंट ऑडिटर, an auditor who at the request of the group engagement team perform works on financial information related to a component, who at the request of group engagement team, हमारे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है, वो कोई अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है। इसके लिए इसके साथ हम देखते होते हैं A7, नेटवर्क फर्म भी हो सकती है, इवन वो खुद भी हो सकता है। आप A7 पढ़ेंगे और इसके साथ ही मैं एक पैराग्राफ में ऐड करूँ, भी देखते हैं पैरा 23। तो कंपोनेंट ऑडिटर वो खुद देखें, वो खुद भी कर सकता है काम एज ए कंपोनेंट, उसकी टीम का पार्ट, उसके नेटवर्क का पार्ट। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है, वो कोई और इंडिपेंडेंट फर्म भी हो सकती है। तो कंपोनेंट इज ऑडिटर इज एन ओपन टर्म। स्टैंडर्ड इस बहस में नहीं जाता कि अगर वो कंपोनेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो ये कर रहे हैं, अगर वो कंपोनेंट ऑडिटर कोई और है तो ये स्टैंडर्ड जेनेरिक टर्म यूज करता है कंपोनेंट ऑडिटर, और वो जो भी हो, ठीक है, वो चाहे हम खुद हैं, हमारी टीम का कोई बंदा वहां जाके काम कर रहा है। इवन अगर आप A7 में चले, मैं आपको दिखाता हूँ A7 में क्या लिखा है। जी देखिए A7 में ये लिखा हुआ है, A member of group engagement team may perform work on financial information of a component for the group audit at the request of grouping। यानी एक मेंबर का तुम जाओगी, वो फ्लाई करके जाता है और दुबई में जाके वो उसका ऑडिट करता है, तो फिर where such a member of the engagement team is also a component auditor। तो वो एक इंडिविजुअल बंदा ग्रुप एंगेजमेंट, वो भी यानी उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड की जो कंपोनेंट ऑडिटर वाली रिक्वायरमेंट्स है वो अप्लाई है, तो वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम डेफिनेशन देख रहे हैं। फिर है जी कंपोनेंट मटेरियलिटी। ये वो मटेरियल लेवल है जो डिटरमिन करेगा बाय ग्रुप एंगेजमेंट टीम। ग्रुप एंगेजमेंट टीम मतलब जो ग्रुप हेड ऑफिस, वो जो ग्रुप ऑडिटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से अलग ऑडिट कराना पड़ता है, क्योंकि कंपोनेंट मटेरियलिटी उस कंपोनेंट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नहीं पता, ये तो ग्रुप ऑडिटर को पता है, ये वो बताता है। अच्छा, अब अभी मैं आगे जाके दिखाऊंगा, ये भी पॉसिबल है कि जब हमें पता चले ना कि उस सब्सिडरी का स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, हम वो कंपोनेंट मटेरियलिटी उसी वक्त उस ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दें, उसे कहें यार तुम अपने हिसाब से तो कर रहे हो, साथ साथ इस हिसाब से भी करो। तो अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन नजर आती है, क्योंकि एक दफा ऑडिट हो रहा है तो साथ ये भी हो जाएगा, ज्यादा बेहतर एफिशिएंट हो जाता है ना, तो हम कंपोनेंट मटेरियलिटी भी उसको उसी वक्त कम्युनिकेट कर देते हैं जब वो अपना स्टैट्यूटरी अपने इंडिविजुअल मटेरियलिटी के लेवल के हिसाब से कर रहा है। ये बात भी स्टैंडर्ड में लिखी है,
ये भी पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि पहले वो करके फारिग होगा फिर हम दोबारा से एंट्री देंगे, हाँ भाई अब दोबारा ऑडिट करो, दोबारा ऑडिट करें, भाई साथ साथ बस पहले ही बता देते वो दोनों काम एक कर ही रहा था तो साथ साथ दोनों काम हो जाते, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर हर कंपोनेंट का ऑडिट कराना जरूरी नहीं होगा, हर कंपोनेंट की ग्रुप फाइनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में सेम जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती। हमें अपने कंपोनेंट को दो हिस्सों में करना है, कुछ ऐसे जो एक कुछ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स होंगे और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट भी दो तरह के हैं। नंबर वन, significant component that is of individual financial significance to the group, इसके लिए 5-6 भी, or that due to its specific nature or circumstances is likely to include significant risk। तो देखें, मैं बड़ी छोटी सी नहीं होंगे। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो भी दो वजह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट इसलिए सिग्निफिकेंट है कि वो फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है ड्यू टू फाइनेंशियल, और कुछ सिग्निफिकेंट इस वजह से हैं अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो मैं अब जरा A5 में जाके पता करता हूँ कि वो कैसे पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट की वजह से है या अदर फैक्टर्स की वजह से। तो ये जल्दी से ना A5 और A6 में चल के यहीं पे नोट कर देते हैं। ये देखिए A5 में क्या लिखा हुआ है जी, कि एक बेंचमार्क बना लें। अब ये स्टैंडर्ड कोई वो मटीरियलिटी वाले बेंचमार्क नहीं, जजमेंट है। ऑडिटर कह रहे हैं अपनी जजमेंट यूज करें, प्रोफेशनल जजमेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कह रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई एक बेस बना लें कि ग्रुप engagement team may consider that component exceeding 15% of the chosen benchmark are significant components, और वो बेंचमार्क खुद डिसाइड कर लें। ग्रुप एसेट्स सोच लें, ग्रुप लाइबिलिटीज, ग्रुप कैश फ्लो, प्रॉफिट और टर्नओवर। फॉर एग्जांपल टोटल जो है ग्रुप की टर्नओवर 100 है, आप कहते हैं इसका 15%, तो 15, तो वो कंपोनेंट जिनकी सेल 15 से ज्यादा है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर है। टोटल एसेट्स का 15% ले लें, टोटल प्रॉफिट का ले लें, टोटल सेल का ले लें, टोटल लाइबिलिटीज का ले लें, तो ये वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जो अपनी फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, 15% से ज्यादा उनका रोल है ग्रुप फाइनेंशियल। ठीक हो गया? तो ये वो है फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस। तो अगर मैं जल्दी से उधर जाऊं, वैसे मेरा इरादा नहीं था डायग्राम का, बट चलें अच्छा हो गया। तो फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस की मैंने इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ 15%। बेंचमार्क जो मर्जी बनाएं आप, ठीक है। और A6 कह रहा है कि दूसरे रीजंस की वजह से सिग्निफिकेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, a component could be responsible for foreign exchange trading and thus expose the group to a significant risk of material misstatement, even though the component is not otherwise of individual financial significance। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल लॉ की वजह से, यानी जिस कंट्री में वो कंपोनेंट काम कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो और अगर वो रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई ना हुए तो उस इंडिविजुअल कंपोनेंट को तो मसला होगा, उसकी वजह से ग्रुप को भी, क्योंकि ग्रुप ने अंडरटेकिंग दी है, पेरेंट है, वो दी होती है, गारंटीज दी होती हैं बैंकों को, सारा कुछ, तो ग्रुप प्रॉब्लम में आ जाएगा। वैसे उसकी सेल 15% नहीं है टोटल सेल का, वैसे उसके एसेट्स 15% नहीं है टोटल एसेट्स का, लेकिन लॉ की वजह से अगर नॉन कंप्लायंस होगी ना उस कंपोनेंट में तो फिर ग्रुप पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो एक फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट हो गया और एक अदर फैक्टर की वजह से सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, मेक सेंस? ये वो मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया, और फिर आगे जाके अभी हम इसी डायग्राम पे वापस आ जाएंगे कि इन तीन टाइप के कंपोनेंट्स हमने क्या काम करना है। वो कंपोनेंट जो सिग्निफिकेंट है ड्यू टू फाइनेंशियल, इन पे क्या काम करना है, जो सिग्निफिकेंट है ड्यू टू अदर फैक्टर, इन पे क्या काम करना है, और जो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है इन पे क्या काम करना है। तो अभी हम इसी डायग्राम में आगे कर लेंगे कि इन तीनों में फिर हमने क्या क्या काम करना है।
ठीक है जी, सो ये हो गई डेफिनेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, वो जब अपनी जगह आएगा तो फिर हम वहीं पर बाकी वापस आके डिस्कस करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कह रहे हैं जनाब जो क्या ख्याल है ग्रुप फाइनेंशियल में हम लिखें कि ये सब्सिडरी का ऑडिटर चिंग लाओ एंड कंपनी थी, इसका ऑडिटर जो है वो डेविड एंड कंपनी थी, या ऑडिट रिपोर्ट में सारे कंपोनेंट ऑडिटर के नाम लिखें? ऑडिटर रिपोर्ट ऑन ग्रुप शेल नॉट रेफर टू अ कंपोनेंट ऑडिट, नहीं लिखना जी। जिस तरह हम कभी एक्सपर्ट का नाम नहीं देते, कभी किसी और का नाम नहीं देते, इसी तरह यहाँ पे उसका भी नाम नहीं देना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अब आए जरा वो पहला ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। हमने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा था कि हमें ये फैसला करना है कि क्या हमें ग्रुप ऑडिट एक्सेप्ट भी करना चाहिए, या हम पिछले साल भी ऑडिटर थे तो अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं इन अप्लाइंग ISA 220 ग्रुप एंगेजमेंट टीम ये फैसला करेगी कि जनाब मुझे ये ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। A10 से लेके A12 तक वो फैक्टर्स दिए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे अंडरस्टैंडिंग लूँ एंटिटी के बारे में, न्यू एंगेजमेंट में ये काम करें, ग्रुप एंगेजमेंट टीम ये चीज़ें, ग्रुप का स्ट्रक्चर देखें, लीगल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, ग्रुप लेवल पे कंट्रोल किए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्या है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, हाँ, वेदर कंपोनेंट ऑडिटर्स दैट आर नॉट फ्रॉम ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर फर्म और नेटवर्क विल परफॉर्म। तो ये भी एक फैसला होता है, नहीं यार ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, हमारी कंपनी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये तो न्यू के बारे में। तो फिर A12 में उसने कहा इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट, अगर आप पिछले साल भी आप थे, इस साल कंटिन्यू करने के लिए इन फैक्टर्स को देख लें। ये स्टैंडर्ड में बड़ी इस तरह की चीजें हैं। ओके, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया कि आपने ऐसे मीट करना है। अच्छा, इसके बाद फिर नीचे पैरा 13 भी इसी से लिंक है। अगर हम ये कंक्लूड करें कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग एविडेंस सारा कुछ लें, हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर क्या करे, अगर वो नई एंगेजमेंट है तो एक्सेप्ट ही ना करें, और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट है तो विड्रॉ कर दे फ्रॉम एंगेजमेंट। और वो फिर आपको पता है ये 705 वाली बात है, डिस्क्लेमर है, शुरू में पता चल गया है तो विड्रॉ। लेकिन अगर लॉ आ जाए वो आपको ना परमिट करे तो फिर विड्रॉ, तो फिर आप डिस्क्लेम कर दें। A19 पैराग्राफ अपेंडिक्स 1, फिर क्या करते हैं अदर मैटर में कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, रीजन वाई विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट वाज नॉट पॉसिबल। याद है 705? ये भूल गया है यार? गुड। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को डॉक्यूमेंट करें, बिल्कुल उसी तरह ISA 210 लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाए, लेकिन एडिशनल कंसिडरेशन यहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ेगी A20 एंड A21 के। ठीक है जी, लें जनाब, अब आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद जिस तरह आप 300 के अंदर पहले क्या करते हैं आपको याद है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर ऑडिट प्लान बनाते हैं, वही काम करना है ग्रुप एंगेजमेंट टीम में। वो 300 अप्लाई करते हुए आप करेंगे, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर वो रिव्यू करेगा ओवरऑल ग्रुप स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद जब 300 से हम 315 में आते हैं, फिर हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप, इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। और उसके लिए फिर ये उन्होंने फैक्टर्स दिए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी और हाईलाइट करूँगा। अब ग्रुप लेवल के ऊपर यहाँ आपने जो नोट करने हैं पैराग्राफ A25
से लेके 27 प्लस अपेंडिक्स 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स है, कि नोट करें तो मैं आपको अपेंडिक्स 2 में लेके आता हूँ। ग्रुप, हाँ टेक्निकली हो सकता है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, बट इसमें देखिए रिस्क और बढ़ जाएगा। वो ग्रुप ऑडिटर ने कुछ भी ऑडिट नहीं किया होगा, वो बेसिकली तो फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस का ही ऑडिट कर रहा है, बाकी सारी फिगर्स तो दूसरे ऑडिटर ने, वो बड़ा रिस्की होगा। इसीलिए वो होता ही नहीं है। यूजुअली जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है ना, उसी से कहा जाता है कि आपने ही ग्रुप को ऑडिट भी करना, क्योंकि सपोजिटली पेरेंट की फिगर सबसे हैवी होती है, तो उसके लिए आसान होता है। बट थ्योरेटिकली यस, दैट कैन बी डिफरेंट। कोई कोई मना नहीं है, पाबंदी नहीं है, बट रिस्क वुड बी सो हाई। और इवन देन उसको फिर 600 लगाना पड़ेगा, और फिर उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर पेरेंट भी कंपोनेंट है, उसने पेरेंट का भी ऑडिट नहीं किया होगा, तो रिस्क वुड बी सो हाई, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। बट पाबंदी नहीं है, माना नहीं है, आउटराइट नो नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट इट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल। अच्छा जी, सो गुड क्वेश्चन जी। अपेंडिक्स 2, देखिए जनाब, अपेंडिक्स 2 में हमें जब ग्रुप एंगेजमेंट टीम, हम वो एनवायरनमेंट और उनकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो देखें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ग्रुप लेवल के कंट्रोल्स क्या होते हैं, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स की लिस्ट। आपको पता है एग्जामिनर पूछते हैं इंटरनल कंट्रोल्स बताएं, हमने वो लिस्ट भी बनाई है। मैं इंशाल्लाह जब रिवाइज कराऊंगा आपको चीज़ें, तो ये लिस्ट दोबारा बनाएंगे। रिस्क कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड में गिवन है, इंटरनल कंट्रोल बने हुए कहाँ पे हैं स्टैंडर्ड में। अगेन आपको ग्रुप लेवल के कंट्रोल है, और आगे इवन कंसोलिडेशन प्रोसेस, जो कंपनी कंसोलिडेट फाइनेंशियल बनाती है, कंसोलिडेशन प्रोसेस पे क्या कंट्रोल होने चाहिए, इंटरनल कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स बने हुए हैं, क्या कंट्रोल है। और फिर आगे देखें कुछ मैटर्स रिलेटेड टू कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एलिमिनेशन, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, तो सारी चीज़ें उसको। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ना है ही इतना टेक्निक, इसलिए मैंने इसको बड़े आराम से सुकून से, मुझे मैं जल्दी से सिर्फ मार्क नहीं करा रहा, मैं आपको साथ अपने लेके चल रहा हूँ। एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं हम, कि हम इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर ये समझ आएगा। तो अब ज़्यादा रह भी नहीं किया, अगर अभी आज ना भी हुआ तो कल जब हम क्लास में आएंगे जल्दी से पहले से कंप्लीट कर लेंगे। बेस तो बन गई है, प्रेमिस तो बन गया, वाइंड अप कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह ग्रेड सी हम स्टार्ट करेंगे कल। तो नो वरीज। इसके बाद जी पैराग्राफ 18, और ग्रुप एंगेजमेंट टीम में अपेंडिक्स 2 की अगर हमने लिस्ट बनाई थी कि स्टैंडर्ड्स में कहाँ कहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक की एग्जांपल है, वहाँ पे मैंने ये भी नोट कराया था, आपने नोट किया होगा, आप जाके देखिए I-5015 अपेंडिक्स 2 के ऊपर, वहाँ पे आपने ISS 600 अपेंडिक्स 3 भी मार्क किया होगा कि अगर एक ग्रुप फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहे हो तो वो कौन कौन सी कंडीशन और इवेंट्स होंगे दैट मे इंडिकेट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक लंबी लिस्ट दी गई है जो हमें हेल्प करेगी सिनेरियो में, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेट। फॉर एग्जांपल, ग्रुप का स्ट्रक्चर बड़ा आएगा, वो 5% सब्सिडरी में हमारी है, 35%, एक 55% है, सब्सिडरी ने एक और सब्सिडरी में की है, उसमें हमारी है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है, समझ ही नहीं आ रही कंट्रोल किसके पास है, रिवर्स एक्विजिशन भी है, उसने हमारे भी, तो ये इससे मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही नहीं है, इनफेक्टिव ग्रुप वाइज कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको मिलेंगी।
जिससे आपने फिर ये रिस्क कंप्यूटिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। तो ग्रुप को ऑडिट हमने स्टार्ट कर दी है आफ्टर एक्सेप्टिंग, और अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग ली किस किस चीज़ की। हमने ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ली, और उनके एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, जो कि कमो बेश हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल के ऑडिट करते हुए भी ये करते हैं। लेकिन दिस टाइम अराउंड हमें एक और चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को ऑडिट करते हुए ज़रूरत नहीं होती। हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंपोनेंट ऑडिटर की भी, कि भाई किसको अपॉइंट करें ना करें, और उसकी भी वही क्राइटेरिया। जिस तरह एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हुए कुछ चीज़ें देखनी, हर किसी को तो चलते फिरते नहीं ना हम एक्सपर्ट बना देंगे, इस तरह कंपोनेंट ऑडिटर भी अपॉइंट करते हुए हमें कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ें हैं? चलें, अच्छा ये मैं निमोनिक बना देता हूँ, ये ठीक रहता है? क्योंकि वैसे तो आपके पास होती हैं, निमोनिक से ठीक रहता है आपको? ओके चलें। तो मैंने कहा ऐसी ना हो कि ऑफेंड हो रहा हो कि ये क्या आप निमोनिक यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें तो है। तो कंपोनेंट ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए राइस, चावल, तो ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, 4 चीज़ों की। इसके साथ A35 यहाँ पे मार्क करेंगे प्लस अपेंडिक्स 4। 5 अपेंडिक्स हैं स्टैंडर्ड के, सॉरी मैं 5 बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस वक्त अपेंडिक्स 4 है। अच्छा, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं ये देखना है कि वो एक्सटर्नल जो कंपोनेंट कितना एथिकल है, उसकी कॉम्पिटेंस कितनी है, जज करने के लिए 38 में चले जाएंगे आप। उसको पॉइंट करने के बाद मैं खुद कितना इन्वॉल्व हूँगा, मुझे खुद कितना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये भी एक फैक्टर होता है कि यार मेरी इन्वॉल्वमेंट की कितनी, अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है तो मुझे क्या ज़रूरत है इस कंपोनेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने की। और लास्ट है कि वो जो कंपोनेंट ऑडिटर है क्या वो किसी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मसलन क्या वो आई कैप के QCR रेटेड फर्म का है कि नहीं है, इंटरनेशनल नेटवर्क का वो है, या वो एक ऐसी ऑडिट फर्म है जो किसी भी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड नहीं है। तो आई वुड बी रिलक्टेंट टू अपॉइंट सर्च फर्म। तो मैं ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट फील करूंगा वो ऐसी फर्म होगी जो किसी नेटवर्क का हिस्सा हो, जो प्रॉपर जिसका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने हैं। और अपेंडिक्स 4 के अंदर उन्होंने आपको कहा कि ये सारी चीज़ें राइज जो है ना डॉक्यूमेंट करने, आप उसको कि हम आपको पॉइंट कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी, मेरी ये होंगी, हमारी सारा का सारा एक सैंपल उन्होंने आपको बताया कि आपने इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे डॉक्यूमेंट करना। और इसके बाद है पैराग्राफ 20, देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, अगर वो मीट नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट तो हमने क्या करना है। अच्छा मेरे ख्याल टाइम हो गया, वी शुड नॉट रश, क्योंकि आगे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, मटीरियलिटी है, फिर सिग्निफिकेंट कोई है 10 से 15 मिनट की हमारी मेरी डिस्कशन है, तो या मैं मार्क करा दूं आपको जल्दी से, या कल ही मार्क करें डिस्कस करते हुए 7-15 मिनट लगा लें, या अभी मार्क कर दूं, आप पढ़ रहेंगे फिर मुझसे पूछ लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद भी यही चाह रहा था कि मैं खुद ही अपने साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करके ये कंप्लीट करेंगे 15 मिनट और तो इंशाल्लाह नॉट मोर देन इट। क्वेश्चन भी देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह 600 के, और देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग और जो मार्किंग है ये हमें कैसे हेल्प करेगी। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ग्रिड सी विल स्टार्ट ऑफ विद रिव्यू एंगेजमेंट 2400 सीरीज, और उसके लिए जो हमें आपका अब हैंडबुक जो ISA 2018 एडिशन की वॉल्यूम 2 चाहिए होगा, उसके लिए और मैं अपलोड भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर लगा दूंगा। इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक गुड केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।